सो बेटा अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है दे आर प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर मैंने आपसे कहा कि ये क्यों यहाँ पे होते हैं। सो हमने कल भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, और वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट यूरिन को कंसंट्रेटेड और ब्लड को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि ये बर्ड्स और मैमल्स में इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वाटर की डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जाए। फिर कैसे करते हैं वो चल के हम इसके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। देन इट्स कंसंट्रेशन, सो 70 to 80% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर हम कोई भी वर्टिब्रेट्स की किडनी को डाइसेक्ट करें तो आप उसमें देखेंगे कि 70 to 80% जो नेफ्रॉन्स हैं दीज आर cortical, while only 20 to 30% are in a very low concentration. Nephrons are juxtamedullary nephrons. ठीक है, अच्छा अब देखिए glomerulus is smaller and the glomerulus of juxtamedullary nephron are larger. ठीक, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है दिस इज वेरी स्मॉलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कम ब्लड आएगा, कम फिल्ट्रेशन होगी और कम रीएब्जॉर्प्शन भी होगी। ठीक है, जबकि जब ग्लोमेरुलस लार्जर होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, और जब फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज होगा तो रीएब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा आपने पढ़ा था कि these are the types of blood vessels arises from the efferent arteriole, blood capillaries arises from the efferent arteriole and make a hairpin like structure around the loop of Henle. ठीक है, सो अब बेटा देखें कि अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, so cortical nephron have very reduced vasa recta, but here the blood capillaries are very much in concentration are peritubular capillaries. ठीक है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर peritubular capillaries की concentration कम, और जो आपके पास vasa recta है this is present in a larger network. ठीक है, अब ये क्यों larger network में होता है? सो कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड vasa recta और या फिर आप ये कह सकते हो कि ट्यूबुलर ल्यूमेन के दरमियान। ठीक है, सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड वाटर होके ब्लड में जाए और साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो सके या वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाए, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जो वैसा रेक्टा है वो लार्जर नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आपके पास ग्लोमेरुलस स्मॉल है तो डेफिनेटली द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनसाइड द ग्लोमेरुलस विल आल्सो बी लोअर, क्योंकि कम ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में आएगा, और जब ब्लड कम आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको एक फैक्टर बताया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कि वो ब्लड वॉल्यूम जो उसकी तरफ रेगुलेट करता है दिस एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. So if the blood volume towards the glomerulus will be lower, then the rate of filtration will be lower. ठीक है, and why the blood flow will be lower? Because the glomerulus is smaller. ठीक है, so smaller the glomerulus, less will be the flow of blood and less will be the rate of filtration. ठीक है, while if the glomerulus is larger then the flow of blood will be maximum, and if the flow of the blood will be maximum then there will be the higher rate of filtration. ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये तब कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे जब आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में होगी, और स्ट्रेस का क्या मतलब है कि आपके अंदर वाटर की या सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, सो उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। देन बेटा आते हैं इसका मेजर फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन है दे परफॉर्म द एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, अब ये परफॉर्म कैसे करते हैं एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन? तो हमने कल भी एक चीज डिस्कस की थी कि सबसे पहला फंक्शन जो नेफ्रॉन का होता है दिस इज द फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद आपने कहा कि हमारे पास होती है रीएब्जॉर्प्शन, एंड रीएब्जॉर्प्शन के बाद secretion of harmful substances from the blood into the tubules and finally the excretion. So अगर हम ये देखें तो एक्चुअली ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्सक्रीशन को। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज रेगुलेटरी फंक्शंस आर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक, सो व्हाटएवर द टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज एक्सक्रीशन विल बी द मेन फंक्शन, क्योंकि उसने एट द एंड यूरिन को प्रोड्यूस करना है अलोंग विद द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ठीक है, लेकिन अब देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि
कि ये तो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी इसने ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, बट देखिए बेटा अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज लो देन रीअब्जॉर्प्शन विल बी लो, सिक्रीशन तो होनी है क्योंकि वो तो ब्लड कैपिलरीज से उसमें आएगी तो वो नॉर्मल रेट पे रहेगी, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे वो रिमूव होंगे, ठीक है। सो आप देखो कि आपके पास जो फिल्ट्रेशन लो है, रीअब्जॉर्प्शन लोअर है, तो इसके साथ एक्सक्रीशन का रेट भी नॉर्मल रहेगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट में आपके पास जो है वो एक्सक्रीशन नहीं हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास जो ये वाला नेफ्रॉन है, दे परफॉर्म द काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। अब आपने कल एक चीज डिस्कस की थी कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट का ये मतलब होता है कि जब लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट इंटर होता है तो वो 300 मिली ऑस्मो पर लीटर होता है, इसके साथ जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो भी इसी कंसंट्रेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से जब फिल्ट्रेट इंटर होता है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है इनसाइड द वेसा रेक्टा, सो a large network of the vasa recta is present here because the water will be reabsorbed into the blood again from the descending limb of Henle, while अगर आप यहाँ से देखते जाएं तो जैसे जैसे इससे वाटर निकलता जाएगा तो हमने क्या कहा था कि towards the end of descending limb the filtrate become concentrated, ठीक है। So if it becomes 700 or if it becomes 1200, whatever the concentration is created inside the descending limb, ठीक है। Then क्या होता है कि जब ये इसमें जाता है तो यहाँ से इसकी concentration decrease होना शुरू हो जाती है and the concentration of interstitial fluid get increased, ठीक है। So बेटा पहले आपने ये कहा कि ये 1200 तक था, फिर ये 700 पे आ गया और करते करते ये अगर सपोज 150 पे आ जाता है तो जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो फिर दोबारा से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो इट मींस के अगर लूप ऑफ हेनले लंबी होगी तो वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि वो जितना डीप एक्सटेंड होगी मेडुला के अंदर उतना इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ उसके वाटर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और उतना जो है वो आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेट की यूरिन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट तब क्रिएट होता है व्हेन वी आर इन डायर नीड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। सो वी कैन से व्हेन वी आर इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, यानी स्ट्रेस कंडीशन का ये मतलब है व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड और वी हैव अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड, then we have to reabsorb the water and this reabsorption of water take place due to the longer loop of Henle because the descending limb of Henle is permeable to the water and the reabsorption of water take place here, ठीक है। और इसके अलावा भी आपने पढ़ा था कि ADH will act upon the descending limb as well as distal convoluted limb and क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट टू रीअब्सॉर्ब द वाटर। सो इट मींस कि जितना लूप ऑफ हेनले लंबी होगी, जितना वेसा रेक्टा की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना आपके पास फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा उतना जो है वो आपके पास रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी, और जब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होती है तो आपका फिल्ट्रेट जो है आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है, और जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी उसके साथ मेंटेन हो जाता है। सो वी कैन से दैट दिस काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, और जब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर होगी तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस कंडीशन से निकल के नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन परफॉर्म देयर फंक्शंस इन द नॉर्मल कंडीशंस, मींस के जब आपकी बॉडी को वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ वेस्ट को रिमूव करना है, देन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन विल परफॉर्म देयर फंक्शंस। But if your body is in dire need of the water, it is needed to be reabsorbed from the nephron by ADH, then juxtamedullary nephron will perform their function, and due to the counter current multiplier effect water will be reabsorbed, and if the water will get reabsorbed concentrated urine will be produced and the amount of the water in the blood get normal, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि juxtamedullary nephron जो है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को as well as जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो अब देखें कि why they are present in all vertebrates, because all vertebrates work in normal conditions, ठीक है। जबकि ये जो है वो बर्ड्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट है, तो क्यों प्रेजेंट है उसका रीजन क्या है
कि ये स्ट्रेस कंडीशंस जो होती हैं ये इनके लिए ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वर्टिब्रेट्स में, फिश में, एम्फीबियंस में और में बाकी मेथड ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑस्मोरेगुलेशन इनकी होती है दिस इज डन बाय द नेफ्रॉन बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ तक आ गई आपके पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। सो बेटा किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे कैसे एक्ट करती है? रोल ऑफ किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। देखिए अभी तक हम बार बार इसका जो रोल पढ़ रहे हैं ड्यू टू काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट दैट इज डेफिनेटली टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब ऑस्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन होगा? तो आपको पता है कि ऑस्मोरेगुलेशन इज द कंट्रोलेंस और द रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड सोल्यूट, ठीक। सो वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन रखना है हमने, तो आपको पता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बी ट्यूबुलर पोर्शन पे होती है एंड अलोंग विद दैट आपके पास जो NaCl या जो बाकी साल्ट्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन होता है और साथ साथ आपका BP भी कंट्रोल रहता है, ठीक। अच्छा, अब किडनी कैसे परफॉर्म करती है फंक्शंस? तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन किडनी में दो हार्मोन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। एक आपके पास ADH होता है जिसको आप कहते हो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड भी कहलाता है, ठीक है। सो ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखिए बेटा एंटी डाययूरेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। जब हम बात करेंगे डाययूरेसिस की तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी हमारे नेफ्रॉन में जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट उस प्रोसेस को डाययूरेसिस कहते हैं। और जब आप इसके साथ एंटी का टर्म लगा देते हैं तो ये बन जाता है एंटी डाययूरेसिस या डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक का हार्मोन का क्या मतलब है कि इट इनहिबिट्स द यूरिन फॉर्मेशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यूरिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, या आप ये कह सकते हो रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। सो अब देखिए जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है या ADH और इसको आप एक और नाम भी देते हो दैट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। तो ये बेटा आपके पास रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एक्ट आगे कहाँ पे करते हैं, यानी इसकी टारगेट साइट क्या होती है? सो ये दो जगहों पे एक्ट करता है, DCT होता है और दूसरा आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक। और ये उसके ऊपर कहाँ पे एक्ट करता है? सो इसके अपने एक प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको आप एक्वापोरिन चैनल्स कहते हैं कि ये ADH जब आपके एक्वापोरिन चैनल्स के साथ अटैच होगा तो ये उनको परमिएबल टू वाटर बना देगा। अदरवाइज ये जो दोनों डक्ट्स हैं आपने पढ़ा था कि दीज आर थिक वॉल डक्ट्स, तो ये परमिएबल टू वाटर नहीं होती हैं, ठीक है। इनको परमिएबल टू वाटर बनाने के लिए ADH आके इस एक्वापोरिन के साथ अटैच होता है और इसको ये परमिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट वाटर विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखिए कब ADH रिलीज होगा और कब नहीं होगा। सो आपने याद रखना है कि हमारे पास दो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। क्या कंडीशंस हैं? व्हेन ब्लड हैज लो वाटर एंड व्हेन blood has more water, ठीक है। जब आपके पास ब्लड में लेस वाटर है तो क्या होगा और जब ब्लड में मोर वाटर है तो फिर क्या होगा, ठीक है। सो बेटा जब when blood has low water means you are in stress condition, ठीक है। सो कंडीशन आपके पास क्या आ गई? स्ट्रेस, और ये आपकी है नॉर्मल कंडीशन। अब देखिए कौन से हार्मोन्स फंक्शन करेंगे। सो नेफ्रॉन फंक्शन करेंगे। सो नेफ्रॉन जो फंक्शन करेंगे वो लो वाटर लेवल इन ब्लड है, तो यहां आपके पास आ जाएगा जक्स्ट्रा मेडुलरी।
और इधर कौन सा नेफ्रॉन फंक्शन करेगा? कॉर्टिकल। ठीक है। अच्छा, अब जब नेफ्रॉन जुक्स्टामेडुलरी है तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जुक्स्टामेडुलरी का रोल है काउंटर करंट मल्टीप्लायर इफेक्ट। उसके रिजल्ट में जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट आता है तो वो डाइल्यूट होता है और उसमें से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है बाय मीन ऑफ एडीएच। सो इट मींस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडीएच जो है वो प्रोड्यूस होगा और एक्ट करेगा ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। जब ये यहाँ पे एक्ट करेगा तो उसका एक्शन क्या होगा या रिस्पॉन्स क्या होगा? सो रिस्पॉन्स क्या होगा व्हेन इट एक्ट ऑन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है तो जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी तो यूरिन की प्रोडक्शन कैसे होगी? कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कंसंट्रेटेड यूरिन will produce। ठीक। सो अगर आप यहां से देखें कि when the concentration of the water is lower in the blood, it means our body is in the stress condition. Juxtamedullary nephron will perform their function and the ADH will act on the DCT and collecting dirt. So the reabsorption of the water is done from the aquaporine channels by the permeability of the aquaporine due to the ADH. ठीक है। When the reabsorption of water occurs means from tubule into the blood, then water level in the blood will get normal and the urine will produce which is concentrated। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ADH प्रोड्यूस करवाएगा किडनी के ऊपर आके एक्ट करेगा जब आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है कि when the water has reabsorbed and you have normal level of water or you have enough hydration in your body, then you are in normal conditions. So the cortical nephron will carry out their function, means no counter current multiplier effect will be taken place there and no ADH will be released. No ADH will release and it will not act upon the DCT and CD. So no reabsorption and then dilute urine will produce. ठीक है। So it means के it depends upon the concentration of the water whether it is low or whether it is higher or normal. Then ADH will produce and act upon the kidney to maintain the level of the water in the body. ठीक है। So ADH will maintain the level of the water while the next hormone that is aldosterone or it is also known as mineral corticosteroid। ठीक है। मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज कहां से होता है बेटा? सो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। किडनी के ऊपर ग्लैंड होती हैं, आपने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड, उनको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है आपके पास एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है ये तब रिलीज होगा व्हेन ब्लड हैज लो साल्ट्स मीन सोडियम। अच्छा और इसका दूसरा कर दें व्हेन ब्लड हैज मोर साल्ट्स। सो यहां पे भी क्या होगा? व्हेन ब्लड हैज लो साल्ट्स एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है या नहीं होती है वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, लो सॉल्ट्स हैं तो आपने याद रखना है कि सोडियम पोटाशियम पंप को ओपन करेगा और सोडियम पोटाशियम पंप आपके पास होते हैं पीसीटी और डीसीटी के अंदर। ठीक है। ये ओपन होंगे तो क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सोडियम रीएब्सॉर्ब होता है और पोटाशियम जो है वो रिलीज होता है या सीक्रेट होता है। ठीक है। सो सोडियम रीएब्सॉर्ब एंड पोटाशियम रिलीज्ड। ठीक। इसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब देखें तो साल्ट की कंसंट्रेशन यानी सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी। जब ब्लड में मोर साल्ट्स हैं तो एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये चैनल्स ओपन नहीं होंगे और जब चैनल्स ओपन नहीं होंगे तो आपके पास इसका ऑपोजिट मैकेनिज्म होगा यानी सोडियम रीएब्सॉर्ब नहीं होगा और पोटाशियम जो है वो रिलीज
नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वाज द रोल ऑफ किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन।